चलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। तो बेटा अकाउंट पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर, अकाउंट पार्ट 2 का ना दूसरा चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फ्यूचर में सीए करोगे ना तो ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए आएगा सीए फाउंडेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन, इसको इग्नोर नहीं करना है, बराबर। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? हमारी कोई एसेट्स है, उसकी वैल्यू आपको पता है कि समयानुसार धीरे धीरे क्या होती है, घटती ही रहती है। कोई भी कार ले लो, बाइक ले लो, मशीनरी ले लो, ठीक है, ये सब की वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, समय के अनुसार, उसके उपयोग के अनुसार, यूज के अनुसार धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। तो जो अमाउंट हमारे एसेट्स की वैल्यूज में से हर साल डिक्रीज होती है ना, उसी अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, बराबर। तो वंस अगेन बच्चों, डेप्रिसिएशन मतलब हमारी किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो किसी भी रीजन से, चाहे उसके यूजेस के रीजन से हो या चाहे टाइम के अनुसार, कोई भी रीजन से अगर हमारी एसेट, कभी कभार तो फैशन की वजह से भी हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो किसी भी रीजन से अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। वो जो अमाउंट डिक्रीज होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लिख लेना है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। देखो ग्रेजुअल मतलब क्रमानुसार, धीरे धीरे, बराबर, मतलब क्रम अनुसार। ऐसा नहीं कि वो एक बार घटा फिर बाद में बढ़ जाएगा, वो घटता ही रहेगा। और परमानेंट मतलब धीरे धीरे, अस्थाई रूप से। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 10 लाख का कार खरीदा और डायरेक्ट वो आकर के 1 लाख का हो गया। अस्थाई रूप से घटता है, धीरे धीरे घटता है। जैसे कि 50,000 हर साल घटेगा या 1 लाख हर साल घटेगा, ऐसा होता है अस्थाई। ऐसा नहीं कि किस पहले साल 1 लाख का घटा फिर दूसरे साल 5 लाख का घट गया, ऐसा नहीं, परमानेंटली रूप से घटता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी रीजन, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज, बराबर। डिक्रीज और याद रखना, परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो उस डिक्रीज्ड अमाउंट को ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो बच्चों ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की टोटल 10 मेथड्स हैं, बट हमारे कोर्स में हमको सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं, डेप्रिसिएशन की 2 मेथड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब फिक्स रहता है उसमें। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है दूसरा। तो ये 2 मेथड्स हमको इस चैप्टर में सीखते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निश्चित करने के लिए, किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कितना घटाना है उसके लिए ये 2 मेथड हमको यूज करने हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, जिस मेथड में डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट हो गया, वो डिप्रिसिएशन किसी भी ईयर चेंज नहीं होगा, हर साल वही डिप्रिसिएशन हमको माइनस करना है। मान लो हमने कोई मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का और पहले साल का डिप्रिसिएशन आया 10,000, तो हर साल अब हम 10,000 उसमें से घटाएंगे, 90,000 बचेगा, फिर 10,000 घटाएंगे, फिर 80,000 बचेगा, फिर 10,000 घटाएंगे डेप्रिसिएशन। तो जिस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक बार निश्चित हो जाने के बाद फिक्स होती है, स्टेट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है ना, तो उस मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कभी चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, इसीलिए उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कैसा होता है, इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नेवर चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होती है, एक बार जो आ गया वो फिक्स रहेगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फिक्स फॉर एवरी ईयर, हर साल और डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। सो
इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो पहले आप लोग डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन के मेथड, वैसे 10 मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे कोर्स में हमको केवल 2 ही मेथड पढ़ने, इसलिए मैंने 2 ही मेथड लिखा और 2 ही मेथड समझा रहा हूं, बराबर। और एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी थोड़ा सा मतलब समझ लो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, हर साल चेंज होता रहेगा, हर साल रिड्यूस्ड होता रहेगा। जैसे मैंने बताया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में 10,000 है तो दूसरे साल भी 10,000 रहेगा, तीसरे साल भी 10,000 रहेगा, चौथे साल भी 10,000 रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, स्टेट रहेगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ना जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट रहेगी ना, आप देखोगे हर साल रिड्यूस होता रहेगा। पहले साल अगर 10 है तो दूसरे साल 9 हो जाएगा, तीसरे साल 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इस तरह से रिड्यूस्ड होता रहता है। इसलिए इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो पहले हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वाला करेंगे, इसलिए पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, बाद में रिड्यूसिंग मेथड का एक अलग सा क्लास लेंगे, फिर उसमें इसकी चर्चा करेंगे। बस सिर्फ अभी आप इतना ध्यान में रखो कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल चेंज होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों टॉपिक पॉइंट्स लिख लो, फिर उसके बाद मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बताता हूं, और उसके बाद आगे के जो भी इस चैप्टर के हैं उसकी बातें करेंगे। चलो बच्चों, अभी फॉर्मूला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर डिप्रिसिएशन फाइंड करना हो तो उसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन के लिए D इक्वल टू C माइनस यस अपॉन एन, D इक्वल टू C माइनस यस अपॉन एन, और मैं बताऊंगा कि C क्या होता है, यस क्या होता है और n क्या होता है। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, इफ नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर इज गिवन, इफ नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर मतलब n, क्वेश्चन में क्या दिया है n, अगर n दिया है, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड दिया है, तब n वाला फॉर्मूला लगाना है। और दूसरा फॉर्मूला है D इक्वल टू C इंटू R अपॉन 100 इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब R, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तब ये वाला फॉर्मूला D इंटू सी आर अपॉन एस, और अगर आपको नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। 2 फॉर्मूला है, और ये जो है ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए है, टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी कभार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा D अपॉन C इंटू 100, D अपॉन C इंटू 100। चलो अब इन सबको एक्सप्लेन करता हूं, जितने भी टर्म्स आए हैं D, C, S, N, R, ये यहां पे देखो एक्सप्लेन्ड है। D का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, D को क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन। C मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, C कॉस्ट कितने में हमको n या मशीनरी हमको पड़ी है वो। फिर S मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद कोई भी एसेट्स अनयूज्ड हो जाता है, कोई एक निश्चित 10 साल 15 साल 20 साल बाद ऐसा होगा कि कोई एसेट्स बिल्कुल यूज का नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो उस समय उसकी जो वैल्यू होगी ना उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, भंगार। भंगार, स्क्रैप मतलब क्या होता है, भंगार, अब वो किसी यूज का नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। फिर n मतलब नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, मतलब हमने अंदाज लगाया है कि ये जो हमारा एसेट है ये 10 साल चलने वाला है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, बराबर। और R का मतलब होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से इस मेथड में हमको डेप्रिसिएशन का 2 फॉर्मूला है, बराबर। अब यहां पर एक चीज आप याद रखना, कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स इक्वल टू परचेस प्राइस ऑफ एसेट प्लस एक्सपेंस मान लो कि हमने एक एसेट 1 लाख में खरीदा और 10,000 रुपए का उसका हमने खर्चा किया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी कहलाएगी? 1,10,000। ये चीज भी आपको याद रखना है, बराबर। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस प्राइस ऑफ एसेट प्लस एक्सपेंस, बराबर। एक्सपेंस रिलेटेड एसेट मतलब एसेट्स रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो उसमें ऐड कर देते हैं। ये आपको पहले से पता है कि अगर कोई एसेट्स परचेस करो तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है उसी में ऐड कर देते हैं, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूं। चलो प्यारे बच्चों, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस चैप्टर में आपको 4 मैक्सिमम 4 जर्नल एंट्रीज आएंगी बस, और ये 4 जर्नल एंट्रीज आपको याद करनी है, बराबर। जिसमें से 1-2 जर्नल एंट्री आप जानते ही हो, जैसे मशीन परचेस किया जाए तब, मशीन को सोल्ड किया जाए तब। तो समझो, मैं ऐसा मान के चलता हूं आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो व्हेन एसेट्स आर परचेस्ड, मैं यहां पे एसेट्स का नाम लिख दे रहा हूं मशीन। मान लो हम लोग कौन सा एसेट्स परचेस कर रहे हैं? मशीन। तो मशीन परचेस करोगे तो मशीन आएगा, इसलिए मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। मशीन परचेस करोगे तो याद रखो मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बिकॉज मशीन कम्स इन। मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और हमारे पास से पैसे 2 तरीके से जाएंगे, कुछ पैसे चेक से जाएगा और कुछ पैसा कैश जाएगा। तो सुन लो, कौन सा पैसा चेक से जाएगा और कौन सा पैसा कैश जाएगा। तो जो मशीन की परचेस प्राइस रहेगी ना, सपोज 1 लाख रुपए का मशीन परचेस किया, तो वो चेक से पेड करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमको मान के चलना है कि जो मशीन हमने परचेस किया है 1 लाख रुपए का, उसका पेमेंट हम लोग किससे करेंगे? चेक से। और मान लो 1 लाख रुपया इंस्टॉल का खर्चा हो गया मशीन का, तो जो मशीन का एक्सपेंस होगा ना, वो हम लोग कैश में पेड करेंगे। हमको इस चैप्टर में ये मान के ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए बैंक अकाउंट कौन सी प्राइस होगी? परचेस प्राइस। एंड टू कैश अकाउंट कौन सा प्राइस होगा? एक्सपेंस। ओके, तो इस तरह से मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, अंडरस्टूड? पहला। उसके बाद बच्चों जब 1 साल पूरा हो जाएगा ना, तो हम लोग उस एसेट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस। एसेट्स में डिक्रीज हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव है ना, तो दूसरा एंट्री होगा रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर। 1 साल के बाद जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। एंड मशीन अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। तो याद रखो डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। फिर तीसरे नंबर पर अभी जो डेप्रिसिएशन आया ना, ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो साल के अंत में याद रखो, कोई भी एक्सपेंस हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना होता है। आप अभी फाइनल अकाउंट सीखोगे चैप्टर नंबर 5 में, वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखोगे कैसा होता है। बस अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में लिखते हैं, और सारे इनकम और प्रॉफिट वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं। तो याद रखो कि तीसरे नंबर पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, इसको आपको कहां ट्रांसफर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके डेबिट में लिखेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से ये 3 हुआ। और लास्ट में चौथे नंबर पर अगर एसेट्स को सोल्ड कर देते हो मान लो, तो हमारे पास पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीन हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आपको पता ही है, कोई एसेट सोल्ड करोगे तो पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीन या एसेट्स हमारे पास से जाएगा, इसलिए उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक बार लास्ट, ये 4 ही एंट्री आएंगी, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई एंट्री देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो मशीन को परचेस करोगे, फिर दूसरे नंबर पर 1 साल बाद या साल के अंत में उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। तो परचेस करोगे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश,
और डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर इसको कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट एंड टू डेप्रिसिएशन। और लास्ट में एसेट्स को अगर बेच देते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। चलो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन की मीनिंग सीखी और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सीखा। फिर उसमें दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो सीखा। और कुछ जनरल एंट्री सीखी हमने, व्हेन मशीन्स आर परचेस्ड, मशीन परचेस किया जाए तब, फिर साल के अंत में डेप्रिसिएशन हो तब, और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाएं तब, और उसके बाद अगर मशीन को सोल्ड कर दिया जाए तब। ऐसे 4 एंट्रीज भी हमने सीखी, बराबर ना। अब इस चैप्टर में हमको जनरल एंट्रीज पूछता है और ये 2 अकाउंट्स बनाने के लिए बोलता है कि मशीन अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ये मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आप चाहो तो जनरल एंट्री के आधार पर पोस्टिंग करके भी कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री लिखने के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा मशीन अकाउंट बनाओ या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको ये याद करवा दे रहा हूं, ताकि कोई जरूरी नहीं है कि आप जनरल एंट्री लिखो तो ही उसमें से देख करके पोस्टिंग करो। ठीक, तो इसका फॉर्मेट है जो आप लोग को ध्यान से समझना है। तो अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, पहले आता है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फॉलियो नंबर जेएफ, तो इसके बाद अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में आएगा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट और क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सेम यही फॉर्मेट रहता है, कोई भी अकाउंट का फॉर्मेट सेम ही रहता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। इस तरह से कोई भी अकाउंट का फॉर्मेट होता है। चलो, तो पहले हम लोग मशीन अकाउंट सीखते हैं। मशीन अकाउंट में डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है मशीन अकाउंट डेबिट साइड से। सबसे पहले डेबिट में लिखते हैं जिस डेट को हमने मशीन परचेस किया। सपोज करो कि हमने 1/4/12 को एक मशीन परचेस किया, 1/4/12 को, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, और यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस। ऐसा सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है डेबिट साइड में, मशीन के डेबिट में पहले आपको क्या लिखना है? टू बैंक। बैंक में कौन सा अमाउंट लिखना है? जो आपने जितने में आपने परचेस किया। मान लेते हैं एक अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख में परचेस किया। कितने में परचेस किया? 1 लाख। और खर्चा किया है मान लो 10,000, हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 रुपया हमने खर्चा किया है। ठीक है, अब 1 साल बाद क्रेडिट साइड में तुमको लिखना है, और 1 साल कब पूरा होगा? 1/4/12 को चालू हुआ है तो 31/3/13 को पूरा होगा। जो हमारा कॉमर्स का साल होता है ना, 1 अप्रैल को चालू होता है और मार्च में दूसरे साल क्या होता है? खत्म होता है। तो 1/4/12, तो 1 साल का पूरा होगा 31 मार्च 13 को, बराबर। तो डेबिट में आपको लिखना है टू बैंक एंड टू कैश, जितने में परचेस किया उतना बैंक और जितना एक्सपेंस किया उतना टू कैश। और फिर 1 साल बाद आपको क्रेडिट में लिखना है 31/3/13, और यहां पे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 10,000, वो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, हम अभी मान लेते हैं कि 10,000 डेप्रिसिएशन आया हुआ है, तो यहां लिख दो 10,000। 1 साल बाद कितना डेप्रिसिएशन आया? 10,000। तो इस तरह से पहला साल पूरा हो गया, पहले साल की एंट्री पूरी हो गई। अब तुमको क्लोज करना है अकाउंट। अकाउंट क्लोज करोगे तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा, जोड़ो तो कितना आएगा? 1,10,000, तो यहां पे लिखेंगे 1,10,000। और क्रेडिट में भी सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे 1,10,000, और गैप 1,10,000 में से 10,000 घटा दो, कितना बचेगा? 1 लाख।
मतलब जो मशीन पहले 1,10,000 का था शुरुआत में, अब वो लास्ट में कितना हो गया, 1,00,000 का हो गया, 10,000 घट गया ना वो। तो यहां पर फिर लिखेंगे 31,313। तो ये जो 1,00,000 है ना, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग लास्ट में हमारे पास कितना बचा, 1,00,000 का जो लास्ट में। अब ये जो इस साल पहले साल का जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बराबर, सीडी, और वही अमाउंट आपको यहां नीचे लिखना है, ये टोटल के नीचे। यहां पे फिर से अब तारीख आएगा 1/4/13। अब कौन सी तारीख आ जाएगी, 1/4/13। नया वर्ष कौन सा होगा, 1/4/13 का, दूसरा साल। तो वही आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, वहां पे सीडी लिखेंगे और यहां पे बीडी, ब्रॉट डाउन कितना, 1,00,000। अब दूसरा साल चालू हो गया। अब फिर से एक साल कब पूरा होगा, 31/3/14 को। कब पूरा होगा, 31/3/14। तो फिर से आपको क्रेडिट लिखना है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो एक बार जो डेप्रिसिएशन आ गया वही डेप्रिसिएशन हर साल चलता रहेगा। तो यहां पे लिख दो फिर से 10,000। अब फिर से अकाउंट क्लोज करो। अब अकाउंट क्लोज करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 1,00,000, और इधर भी कितना आएगा, 1,00,000, और गैप कितना आएगा, 90,000। तो ये होगा दूसरे साल के अंत में। दूसरे साल के अंत में अब कितना बचा यंत्र की कीमत, 90,000। तो यहां पर लिखेंगे 31/3/14। अरे मतलब अभी तो नेक्स्ट ईयर लेकर जा रहे हैं ना हम लोग। बाय बैलेंस सीडी, बराबर, अभी तो उसी साल का ही है ना। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर 1/4/14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 31/3/14 के बाद, अरे 31/3/14 है तो उसके एक दिन बाद वाली तारीख होगी ना ओपनिंग, ये क्लोजिंग है। अब यहाँ पे ओपनिंग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन कितना, 90,000। फिर एक साल पूरा होगा, अब क्या आएगा, 31/3/15। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से कितना लिखेंगे, 10,000। अब अगर जोड़ोगे कितना आएगा, 90, और यहां पे भी क्या लिखेंगे, 90, और गैप कितना आएगा, 80,000। अब यहां पे कौन सी तारीख आएगी, वही तारीख, 31/3/15 बाय बैलेंस सीडी। यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस हमको नॉर्मली कितने साल तक लेकर जाना है, 3 साल तक, ज्यादा नहीं, बराबर, 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, और यहां पे लिख दो 1/4/15 टू बैलेंस बीडी, कितना, 80,000। तो इस तरह से हमारा मशीन अकाउंट हर एक क्वेश्चन में बनेगा बच्चों। इसके अलावा कुछ नया नहीं आता है, सेम स्टेप यही रहेगा। आपको डेबिट साइड से स्टार्ट करना है, आपने मशीन कितने में खरीदा और खर्चा कितना किया। जो खरीदा है उसके लिए बैंक खाता, और जो खर्चा किया उसके लिए एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में आपको पहले डेप्रिसिएशन लिखना है, जो भी होगा उसके बाद टोटल कर लो। डेबिट का ज्यादा होगा, क्रेडिट में डेप्रिसिएशन घटा दो, जो गैप आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और जो उधर सीडी है वही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, बीडी, ब्रॉट डाउन, 1,00,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन यहां पे लिखो, फिर टोटल करो 1,00,000, गैप आएगा कितना, 90,000। फिर वही सीडी कैरी डाउन, फिर यहां पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन 90,000। फिर यहां पे डेप्रिसिएशन लिखो। तो एक तरफ से अगर आप देखो तो क्रेडिट में दो ही चीज दिख रही है आपको, डेप्रिसिएशन लिखना है, उसके बाद गैप जो आएगा वो कैरिड डाउन, फिर डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन, डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन, और यहां पे बस केवल ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, यही चलता रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरह से ये हर एक क्वेश्चन में हमको एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो बहुत ही सिंपल है।
डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमेशा क्लोजिंग डेट आएगा, लास्ट वाली तारीख। जैसे यहाँ पे कौन सी तारीख है, एक पहले साल में 31/3/13, तो यहां पर लिखेंगे 31/3/13। याद रखो आपको यहां पर लिखना है टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना है 10, तो यहां पे लिख देना है 10। फिर यहां पे 31/3/13 और यहां पे आपको क्रेडिट लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही अमाउंट जो यहां पे वही यहां पे लिखना है 10,000 बस। अब उसके बाद टोटल कर लो, तो दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, बराबर 10,000 और 10,000 हो गया। इसमें कोई गैप वगैरह नहीं आता है। फिर अगर दूसरे साल का लिखना है तो 31/3 क्या है 14, फिर यहां पे लिख दो टू मशीन, डेबिट में क्या लिखना है मशीन अकाउंट, मान लो 10,000 है तो यहां पे लिख दो 10,000। फिर यहां पे 31/3/14 बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, फिर टोटल कर लो 10,000 आएगा। इसमें कोई गैप वगैरह हमको नहीं निकालना होता है। बस उसे तीसरे साल का भी लिखना है तो आप लिख दो 31/3/15 टू मशीन अकाउंट 10,000 और यहां पे 31/3/15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 10,000। चलो टोटल कर लो, तो इस तरह से हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में मशीन अकाउंट तो कंपलसरी बनाने के लिए आएगा, डेप्रिसिएशन भी बनाने के लिए आता है, बट मशीन अकाउंट तो कंपलसरी बनाने के लिए आएगा। तो ये फॉर्मेट आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये फॉर्मेट बना लो आप लोग फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं।